डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के 12th पार्ट 1 बुक के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आउट ऑफ चैप्टर हैं। मतलब उनका अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न नहीं है, वो बाहर से बच्चों के लिए परेशान कर रहे हैं, या हम उन प्रश्नों को असाइनमेंट में डालें और बच्चों के द्वारा पूछ दिए गए। तो उनको बारी बारी से सॉल्व करके हम लोग बताते हैं। आपके सामने प्रश्न हाजिर हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करें। तो 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेल का संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन चालू होता है इस प्रकार। देखिए सॉल्यूशन आप गौर से देखिएगा। पहले तो देख लीजिए, NaCl का गिवन मास दिया गया है 58.5 ग्राम। तब आपको देखना है कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास बराबर सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये बराबर हो जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा, यानी 58.5 ग्राम होगा, राइट। और NaCl का मॉलिक्यूलर मास इतना हो गया। तो गिवन मास कितना है NaCl का गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया है। तो NaCl का गिवन मास जो है, वो गिवन मास आपको दे दिया गया है 58.5 ग्राम, राइट। तो देयरफॉर NaCl के मोल यहाँ पे निकाल लीजिए। NaCl के मोल बराबर क्या होगा, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। तो बराबर 58.5 और बटा में 58.5 बराबर कितना मोल हो गया, ये 1 मोल, राइट। ये आंसर तो आपको मिल गया कि 1 मोल है, मतलब हम लोग को 1 मोल में चलना है। अब आप ये बताइए NaCl किस व्यवस्था में होता है। तो चूंकि ध्यान दीजिए, चूंकि NaCl FCC व्यवस्था में होता है। जब FCC व्यवस्था में होगा तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। यानी इसके एक इकाई सेल में Na+ भी 4 हैं और Cl- भी कितने हैं, 4, ठीक है ना। तो इसके एक इकाई सेल में 4 Na+ और 4 Cl- हैं, राइट। तो NaCl के एक इकाई सेल में अगर बात करें तो NaCl के एक इकाई सेल में 4 Na+ और 4 Cl- होते हैं, क्योंकि FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है। अब इकाई सेल की संख्या ज्ञात करना है। तो चूंकि जब ये 4 हो गए हैं और इकाई सेल का संख्या ज्ञात करना है, तो ये हमको पता चलना चाहिए कि एक इकाई सेल में इतना है, तो 1 मोल में कितना है, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो चूंकि 1 मोल बराबर कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर 6.022 × 10 के पावर 23, ठीक है। तो इतने परमाणु हो गए, परमाणु नहीं होंगे यहाँ, तो अणु हो गए। तो ये अणुओं की संख्या होगी, क्योंकि NaCl यौगिक है, तो इसमें इतने अणु हैं। अब इसमें क्या होगा, तो देयरफॉर किसकी संख्या पूछ रहा है, इकाई सेलों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, 4 मिलकर कितना बना रहे हैं, एक इकाई सेल में 4 Na+ है और 4 Cl- है। तब इन कणों को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तब तो उतना ही इकाई सेल बनेगा। तो देयरफॉर इकाई सेलों की संख्या किसमें, NaCl में, ठीक है ना। इकाई सेल की संख्या बराबर, तो इकाई सेल की संख्या बराबर, इसमें आपका फाइंड आउट होता है 6.022 × 10 के पावर 23 बटा में कितना, 4। इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो डिवाइड करते हैं 4 से, तो 1 टाइम से जाएगा 1, उसके बाद 0.5, फिर नहीं कटेगा तो 0, 5 4 मल्टीपल 10⁻23, ये होगा आंसर आपका। 4 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 1 मोल में इतना होता है और एक इकाई सेल में 4 है Na+ और 4 है Cl-। तो इतना है, इतना में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तभी ये फाइंड आउट होगा, क्योंकि 4 मिलेगा तो 1 बनेगा, 4 मिलेगा तो 1 बनेगा। क्या आपका पहला प्रश्न हल हो गया, उम्मीद है वो नोट कर लिए होंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, एक आयनिक ठोस के FCC सेल के कोरों की लंबाई 508 पिकोमीटर है। FCC सेल, ठीक है, आयनिक ठोस है। तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या आएगा वो देखिए। सॉल्यूशन नंबर 2 में एक आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस में आपको पिछली क्लास में अंकित का जो वीडियो बनाया उसमें बताए हैं, आयनिक ठोस में FCC के लिए एक फॉर्मूला दिए थे। FCC के लिए कौन सा फॉर्मूला दिए थे, आपको दिए थे A बराबर 2 × R+ + R-। इस फॉर्मूले को उम्मीद है याद किए होंगे आप लोग।
ये किसमें दिए थे हम? आयनिक ठोस में एफसीसी के लिए a बराबर यानी किनारे की लंबाई बराबर 2 इंटू धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या होता है, राइट। अब इसको हम लोग को क्या करना है? वैल्यू पर रख देना है। देखिए क्या क्या दिया गया है प्रश्न से, क्या क्या दिया गया है वो देखिए प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक आयनिक ठोस के एफसीसी सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर, कोर मतलब किनारा, a बराबर 508 पिकोमीटर। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है, धनायन मतलब R प्लस बराबर 110 पिकोमीटर, और R माइनस बराबर क्या है? वाट, यानी R माइनस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को रखिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला देखिए। पहले तो इसको इस तरह कर देते हैं, a/2 बराबर R प्लस R माइनस, ये जो फॉर्मूला है आयनिक ठोस के एफसीसी के लिए है, ये 2 यहां पे लेके आएगा तो इस तरह हो गया। अब वैल्यू रखते हैं या 508 और बटा में 2 है, 2 इज इक्वल टू R प्लस का वैल्यू आपको दिया है 110 प्लस R माइनस, तो या 508 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 5 4 बराबर 110 प्लस R माइनस, देयरफॉर R माइनस यानी ऋणायन की त्रिज्या बराबर 254 माइनस 110 बराबर हो जाएगा 144 पिकोमीटर। ये हो जाएगा 144 पिकोमीटर, बिकॉज इकाई को इकाई रहने दिए उसी तरह, ये भी पिकोमीटर था, ये भी पिकोमीटर था, तो यहां भी इकाई क्या होगी? पिकोमीटर होगी। जो तीसरा प्रश्न है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन यानी आंसर चालू होगा। वो क्या आंसर होगा वो सुनिएगा। सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? तो इसका आंसर तो आपको पता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बंधन होगा, जिसके कारण वो कठोर होगा। लेकिन Na जो है, Na धातु में धात्विक बंधन होगा, और जो आयनिक बंधन की तुलना में क्या है? कमजोर है, और इसीलिए सोडियम NaCl की अपेक्षा क्या होगा? थोड़ा नरम होगा यानी मुलायम होगा। लेकिन अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं NaCl में Na प्लस तथा Cl माइनस आयन के बीच आयनिक बंधन के बीच आयनिक बंधन होता है। तो आयनिक बंधन जो है एक मजबूत बंधन की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो मुख्य बंधन है, आयनिक सहसंयोजक उपसहसंयोजक मुख्य बंधन है, ठीक है ना। तो जिसके कारण NaCl अपेक्षाकृत कठोर हो जाता होता है, जिसके कारण NaCl अपेक्षाकृत कठोर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयनिक बंधन है। लेकिन सोडियम धातु में Na धातु में धात्विक, सोडियम यानी Na धातु में धात्विक बंधन होता है, जो कि आयनिक बंधन से क्या है? कमजोर है, जो कि आयनिक बंधन से कमजोर होता है, फुल स्टॉप। इसलिए Na क्या होगा? थोड़ा सा मुलायम होगा, ठीक है ना। इसलिए Na धातु NaCl की तुलना में, इसलिए Na धातु NaCl की तुलना में नरम होती है, यानी मुलायम होती है, नरम होती है, ठीक है। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अब तीसरे प्रश्न के उत्तर के बाद चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखिए। पूछ रहा है कर्नेल क्या है? सवाल ये कि कर्नेल क्या है। आपको पता था ये धात्विक ठोस में आता है, ये क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है, धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस में आपको पता है कि जो धनायन होता है वो मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी चलंत संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच में रहता है, मतलब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रहता है। तो धात्विक ठोस में जो धनायन होता है उसी को हम कर्नेल कहते हैं। कैसे? उसको बाई फिगर और डेफिनेशन में समझ लीजिए।
तो ध्यान दीजिएगा, धात्विक ठोस में धनायन, धात्विक ठोस में धनायन को कर्नेल कहा जाता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि धात्विक ठोस में हम लोग क्या कहते हैं, धनायन को कर्नेल कहते हैं। ये कैसी स्थिति में रहता है इसको भी आपको समझाने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है। जो धात्विक कर्नेल है, मतलब धातु में पाए जाने वाला कर्नेल है, वो धनावेशित परमाणु या आयन होता है। ये भी आप बात नोट कर सकते हैं। धात्विक कर्नेल धन आवेशित परमाणु या आयन, धन आवेशित परमाणु या आयन होता है। जो धातु के क्रिस्टल जालक में रहता है, ठीक है ना, जो धातु के क्रिस्टल जालक में रहता है, जो धातु के क्रिस्टल जालक में रहता है। कंप्लीट। धात्विक ठोस में धातु है, उसी के क्रिस्टल जालक में होगा। और ये जो है नियमित रूप से इलेक्ट्रॉन के समुद्र में व्यवस्थित रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये होता किसमें है, तो ये नियमित रूप से इलेक्ट्रॉन के समुद्र में व्यवस्थित रहता है। तो यदि बात करें हम लोग इसके फिगर की, तो इसका फिगर भी हम लोग बना सकते हैं। धनायन है तो केवल आप धनायन डालते जा सकते हैं, ठीक है। प्लस प्लस सजाते जाइए, धात्विक में प्लस प्लस गोल गोल बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सजा लीजिए। उतना हम आर्टिस्ट तो है नहीं, आपको समझाने पर समझा देंगे हम। प्लस प्लस एकदम सजाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा इसमें डिस्टेंस रखिएगा, यहाँ जो कर दिए हम थोड़ा डिस्टेंस रखिएगा कि उसका आप आसानी से समझ सको, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ हम डालने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है प्लस, ये भी है प्लस, ये भी है प्लस, ये भी है प्लस, ये भी है प्लस। और इस तरह आप जितना मर्जी करें उतना आप सजाते जा सकते हो, आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप काम भर सजाइए जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करना है, बस उतना ही सजाना है, ठीक है। तो प्लस 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 और प्लस। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होता है, हर एक के बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर एक के बीच में, कहीं भी छोड़ना नहीं है। मतलब एक परमाणु के चारों ओर कितने किनारे हैं, चारों ओर 4 दिशाएं हैं, तो चारों ओर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसको हम डॉट डॉट से सूचित करें। ध्यान दीजिए, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है। फिर ध्यान दीजिएगा, इस साइड भी डॉट है, ठीक है। और गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात यह है कि इसका तो डॉट है ही, इसका भी होगा ना। एक जो धनायन है उसका भी है। हर एक बीच में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को डालते जाना है। ये इलेक्ट्रॉन जो आप डाल रहे हो, हर एक बीच में आपको डाल देना है, हर एक के बीच में इलेक्ट्रॉन देना है। यही नहीं, यहां भी ये इलेक्ट्रॉन डाले जा रहे हैं डॉट डॉट से, ठीक है। हर एक जगह जो भी खाली है एकदम उसके नीचे ये इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं। ये देखिए, यहाँ जो कंप्लीट है इसके चारों अगर मिलाइएगा, अगर गोला देखिए तो 1 2 3, तीसरे गोले का अगर नीचे देखिएगा, हालांकि ये सब एक लाइन में होने चाहिए था। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, हमारा थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन मिला लीजिए। ये प्लस एक दूसरे को आगे ऊपर नीचे हैं, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, चारों ओर से डॉट डॉट। अब ये जो धनायन है, ये जो प्लस दिए हो आप, एकदम सुंदर सुंदर आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये जो प्लस दिए हो इसको बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। यहां ये जो डॉट दिए हो इसी को बोलते हैं चलंत संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलंत का मतलब मोबाइल होता है, अगर इंग्लिश नहीं पता है तो लिख सकते हैं मोबाइल। और संयोजी का तो पता है वैलेंस, और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन, यानी मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो गमन करते रहते हैं। और धात्विक ठोस हर एक स्थिति में, हर एक स्थिति का मतलब ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इन्हीं चलन संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण
मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के कारण, वैलेंस नहीं, वैलेंसी संयोजी, वैलेंस मतलब संयोजी, ठीक है। तो मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये दोनों स्थिति में विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो कर्नेल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल था, कोई हार्ड नहीं था, आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसको देखिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर। समय ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, काम भर में हम लोग निकाल देंगे। सीसीपी संरचना में एक मोल यौगिक में ओ मतलब अष्टफल की रिक्तियां तथा टी मतलब चतुष्फल की रिक्तियां बताएं। तो सीसीपी संरचना में एक मोल में बताने को बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए, चूंकि एक मोल ये कितना नंबर के लिए है, 5 नंबर है, ठीक है, ये 5 नंबर है। तो 5 नंबर में आप लिख सकते हो, चूंकि एक मोल में कुल परमाणु एवोगाड्रो संख्या के बराबर, कुल परमाणु बराबर 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 यानी बराबर n, कुल परमाणुओं की संख्या n, यानी परमाणु नहीं लिख सकते हैं तो कुल अवयवी कण यहां पे लिख दीजिए, जो ज्यादा बेटर होगा। वो परमाणु अणु कुछ भी हो सकता है, अवयवी कण, कुल अवयवी कण कितने होंगे, एवोगाड्रो संख्या के बराबर, यानी 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23। तो देयरफॉर सबको पता है n बराबर क्या होता है, o मतलब अष्टफल की रिक्तियां बराबर 6.022 × 10 के पावर 23, और देयरफॉर चतुष्फल की रिक्तियां t बराबर 2n दुगना, तो बराबर 2 × 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 12.044 × 10 के पावर 23, यानी इसमें जो अष्टफल की रिक्तियां होंगी वो 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 के बराबर होंगी, और जो चतुष्फल की रिक्तियां होंगी वो दुगनी, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12.044 × 10 के पावर 23 होंगी। उम्मीद करते हैं 5वां नंबर सवाल भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग छठे नंबर की। छठा नंबर क्या बोल रहा है, तो छठा नंबर भी बहुत इजी सवाल है, कोई बहुत भयंकर नहीं है, लेकिन बच्चों को परेशान कर रहा था, तो 6 नंबर को भी समझ लीजिए। 6 नंबर सवाल क्या है, 6 नंबर में बोल रहा है किसी तत्व A की परमाणु त्रिज्या 3.6 एंगस्ट्रॉम है, तो R बराबर दे दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी एकक कोष्टिका में सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी, सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी, राइट। मतलब मान लीजिए कि एक यहां पर है कण और एक यहां पर है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है ये। तो ये जो कण है कठोर गोला होता है, तो अगर कठोर गोला मारिएगा आप लोग ये, तो ये बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए d है, तो d बराबर क्या होगा, r और r, यानी 2r, यानी यही d पूछ रहा है, d बराबर 2r, r दिया है आपसे, यही बोल रहा है किसी तत्व A की परमाणु त्रिज्या दिया है और इसकी एकक कोष्टिका में सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी, सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी कितनी होगी, तो देयरफॉर d बराबर होता है 2r बराबर 2 × 3.6 बराबर आप कर सकते हो 7.2 एंगस्ट्रॉम, यही d पूछ रहा है, d बराबर था 1, ठीक है। तो एकदम सिंपल था, बहुत सिंपल था, ये तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। 7वां नंबर प्रश्न है, वो भी यहीं पर हल हो जाएगा, उसको देख लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 7। अब किस प्रकार से NaCl संरचना को CaCl प्रकार की संरचना में और CaCl को NaCl प्रकार की संरचना में परिवर्तित करेंगे। तो इसका ग्राफ आप लोगों को NaCl के स्ट्रक्चर में दिखाए थे हम आप लोगों को बना के कि कैसे चेंजिंग होता है। नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए, एक और आप NaCl रख दीजिए और एक और क्या रख दीजिए, CaCl। भाई अगर लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। इसमें संलयन का अनुपात 6:6 होता है, इसमें 8:8 होता है। ये NaCl से CaCl में भी परिवर्तन होता है और इससे NaCl में भी, मतलब NaCl की संरचना CaCl में परिवर्तित हो जाती है और CaCl की भी संरचना NaCl में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। NaCl को CaCl में कन्वर्ट करना है तो ये उच्च दाब पर होगा, उच्च दाब पर, लेकिन CaCl को NaCl में कन्वर्ट करना है, ये कहां होगा, उच्च दाब पर। आप लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उच्च दाब पर NaCl की संरचना CaCl की संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जबकि उच्च ताप पर CaCl की संरचना NaCl में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हो गया आपके 7वें का उत्तर, जो कि आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और ये भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर के सवाल होंगे, ज्यादा ये तो बड़े लग नहीं रहे हैं। अब जो अंतिम सवाल है वो आपके इस साइड में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप कि ZnO सफेद होता है लेकिन गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है, क्यों? तो क्लियर सी बात है, ये धातु अधिक दोष के कारण होता है, हम लोग पढ़े भी हैं। धातु अधिक दोष में अंतराकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण धातु अधिक दोष। तो
उसी चीज को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ZnO को हम गर्म करेंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी, ध्यान दीजिए। जब ZnO, ध्यान दीजिए, 8वें प्रश्न का उत्तर है जो कि आपके ठीक ऊपर है। जब ZnO को गर्म करते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया करा देते हैं। गर्म करेंगे तो ZnO को, तो ये टुडे का बनाएगा Zn2 प्लस O2 माइनस, ये Zn2 प्लस रह जाएगा अपनी जगह पे, धनायन है। O2 माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा आगेगा O2 माइनस, और जाके यहाँ पे बनाएगा 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इसमें Zn2 प्लस कहाँ जाएगा, और ऑक्सीजन जो मुक्त हुआ है उसका जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वो कहाँ जाएगा, तो Zn2 प्लस जो है अंतराकाशी रिक्तिकाओं में व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो Zn2 प्लस आयन अंतराकाशी रिक्तिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। अंतराकाशी का मतलब आपको पता है, दो गोलों के बीच में जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थल, वहां पे जो रिक्त स्थान है उसमें वो व्यवस्थित हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो, तथा यहां जो दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो भी तो व्यवस्थित होंगे ना, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन को इसी तरह संकेत के द्वारा लिखते हैं, विद्युत उदासीनता। इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए वो भी तो बगले वाले, यानी पड़ोसी अंतराकाशीय स्थल, पड़ोसी मतलब सन्निकट, सबसे नजदीक। पड़ोसी का मतलब जो सबसे नजदीक होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पड़ोसी का मतलब सन्निकट। ठीक है ना, अंतराकाशी रिक्तिकाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, वो भी अपने सन्निकट अंतराकाशी रिक्तिकाओं में क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। इससे क्या होगा, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, इससे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। कंप्लीट। इधर जगह नहीं है, अब इधर से क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्योंकि इतना देर में तो आप क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे या बाद में नोट करते रहिएगा आप लोग। इधर से हटाकर इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया है। इसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है, तो अंतराकाशी रिक्तिकाओं में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह पीला हो जाता है। ठीक है ना, अंतराकाशी रिक्तिकाओं में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह पीला हो जाता है। क्यों पीला हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो श्वेत प्रकाश से सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, क्यों पीला हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है श्वेत प्रकाश से सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, लेकिन पीले रंग को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर और पढ़ा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश से सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है।
आवाज क्लियर जा रही है? इसे भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश से सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। भाई फिगर देखना चाहते हो तो मान लो ZnO है, ZnO में आप देख रहे हो Zn2 प्लस धनायन है, वो क्या है? ऋणायन है। तो धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा। तो ये देखिए बड़ा हम बना रहे हैं और एक छोटा बना रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ एक छोटा एक बड़ा, फिर यहाँ पे एक बड़ा, यहाँ पे एक छोटा, फिर यहाँ पर सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ एक छोटा था, यहाँ एक बड़ा, यहाँ फिर एक छोटा, यहाँ एक भी छोटा, यहाँ एक बड़ा, फिर एक छोटा और एक बड़ा, और ये जो है ये एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। जो ये है बड़ा वाला ये O2 माइनस है, और ये जो छोटा वाला है ये Zn2 प्लस है। कंप्लीट। अब गौर कीजिए यहाँ Zn O में से Zn2 प्लस निकला है, Zn2 प्लस से गया है तो यहाँ से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो Zn2 प्लस यही बात बोले कि जब Zn2 प्लस आयन अंतराकाशी रिक्तिकाओं में व्यवस्थित हो जाएगा, अंतराकाशी रिक्तिकाओं में यहाँ कहीं भी Zn2 प्लस व्यवस्थित हो जाएगा, और इनको बैलेंस करने के लिए जो ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो आ जाएंगे। तो Zn2 प्लस में कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं, 2 प्लस हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर Zn2 प्लस आ गया, ये Zn2 प्लस है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो यहाँ आ जाएंगे। मान लीजिए एक यहाँ आ गया और एक और कहीं बीच में डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन कौन है? जो ऑक्सीजन त्याग गया है, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो Zno है वो पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है लेकिन पीले रंग को अवशोषित नहीं करता। इतनी कहानी थी आज के प्रश्नों की। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। हो सकता है आपके लिए लाभदायक हो। आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए कि आपको सही जानकारी मिल सके।